हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है सॉलिबिलिटी। लास्ट क्लास में आपने कंसंट्रेशन टर्म ओरिएंटेड पढ़ा और उससे कुछ न्यूमेरिकल चेक किए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कनेक्ट होता है सॉलिबिलिटी के साथ। देखो वैसे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस अपने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आप लोग पढ़ते हो। जैसे सॉल्यूशन आपने कहा कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वन इज सोल्यूट और अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज सोल्यूट अनदर वन इज सॉल्वेंट। अब मैं क्या करता हूँ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को वेरी करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि एक तरफ मैं क्या ले रहा हूँ सोल्यूट ले रहा हूँ और एक तरफ क्या ले रहा हूँ सॉल्वेंट ले रहा हूँ। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके पास क्या फॉर्मेशन होंगे, सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि जी मैं सॉल्वेंट क्या ले लेता हूँ, गैस ले लेता हूँ। सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, गैस लिया। और उस सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या मिक्स कर रहा हूँ, मैंने सोल्यूट गैस मिक्स की, मैंने गैस इन गैस। सेकंड में कहता हूं कि मैंने किसको मिक्स किया, कि लिक्विड को मिक्स किया किसके अंदर, इन गैस। एंड लास्ट में कहता हूं कि मैं किसको मिक्स कर रहा हूं, सॉलिड को मिक्स कर रहा हूं किसके अंदर, इन गैस। तो आपके पास सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, गैस। तो सॉल्यूशन को मैं कह दूंगा क्या, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये जो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको मिलता है उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, गैसियस सॉल्यूशन। उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं सॉल्यूट को वेरी कर रहा हूं, सॉल्वेंट को वेरी कर रहा हूं क्या, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। जैसे सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं, लिक्विड। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, सॉल्यूट क्या लिया, गैस लिया। लाइक मैं गैस को किस में डिसॉल्व करूंगा, इन लिक्विड। लिक्विड को किसके अंदर डिसॉल्व करूंगा, लिक्विड को डिसॉल्व कर रहा हूं लिक्विड। एंड सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहा हूं, इन लिक्विड। तो अपने पास तीन टाइप के सॉल्यूशन आए, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। और बेसिकली सॉल्वेंट अपने पास क्या, लिक्विड। तो मैं इस टाइप के सॉल्यूशन को नाम दे दूंगा क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता हूँ, सोल्यूट को वेरी कर रहा हूँ। सोल्यूट को क्या वेरी कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपकी गैस लिक्विड सॉलिड है। और सॉल्वेंट क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्वेंट मैंने लिया सॉलिड। सॉल्वेंट क्या ले रहा हूँ, सॉलिड सॉलिड। और यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा उस सॉल्यूशन को आप क्या नाम दोगे, सॉलिड सॉल्यूशन। ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम दे देंगे क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे अपने पास तीन टाइप, वैसे तो 9 टाइप सॉल्यूशन होंगे आपके पास, यदि आप ऑब्जर्व करो। तीन आपके सॉलिड सॉल्यूशन है, तीन आपके लिक्विड सॉल्यूशन और तीन आपके क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। तो आउट ऑफ 9 सॉल्यूशन हम लोग बात करते हैं सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि मैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन को डील करेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी क्या, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। तो वहां से आपका कंसेप्ट राइज होता है सॉलिबिलिटी का। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं तो आप कहोगे सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मैं किसको डिसॉल्व करता हूं, सॉलिड को डिसॉल्व करता हूं, या सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो बेसिकली हम लोग तीन कंपोनेंट की सॉलिबिलिटी पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सेकंड वन इज सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एंड लास्ट वन क्या होती है आपकी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉलिबिलिटी पता होनी चाहिए, तभी आप वो गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड बात कर पाओगे। देखो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, कि आपके पास एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या आपके पास सॉल्वेंट है। और आप सॉल्यूट को किस में मिक्स कर रहे हो, सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो। तो मैंने लिखा कि मैक्सिमम, आप ऐसे समझो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्या आपके पास सॉल्यूट है। और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वही उस सॉल्यूट की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है अभी, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी बेसिकली आप क्या कहते हो, घुलनशीलता, कि आप एक चीज को दूसरी चीज में मिला रहे हो, कितना डिसॉल्व हो रहा है, वही क्या उसकी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसके अंदर, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एनसीईआरटी इसी चीज को ऐसे भी लिखती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। बात एक ही, मतलब मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं। आप देखो सॉल्यूशन आप अलग अलग टाइप पढ़ते हो, कि सैचुरेट हो सकता है, अनसैचुरेटेड, ऐसे दो टाइप की सॉल्यूशन आप लोग डील करते हो। वन इज सैचुरेटेड, जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक आप लोग बात करते हो जिसकी अनसैचुरेटेड। अब क्वेश्चन आता है सर सैचुरेटेड का मतलब क्या और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होते हैं जब आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए।
सोल्यूट किस में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आप लोग कह देते हो क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास वाटर लिया और एक गिलास वाटर में मैं 1 चम्मच क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ। अब क्या होगा कि 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व हो गई, फिर उसके बाद आपने 1 चम्मच और डाल दी, वो भी डिसॉल्व हो गई, 1 चम्मच और डाल दी, वो भी डिसॉल्व हो गई, बट जैसे आप एक और चम्मच डाल रहे हो वो डिसॉल्व नहीं हो रही। तो जो डिसॉल्व नहीं हो रही तो कंडीशन जो आपके पास आई उस सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम दे दिया जाता है, सैचुरेटेड। ध्यान रखना कि एट ए गिवन टेंपरेचर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहा हूं एट ए गिवन टेंपरेचर। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि आप जो सॉल्यूट डालते जा रहे हो और वो डिसॉल्व होता है। आपने सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे हो और वो क्या होता जाए, डिसॉल्व होता जाए, तब आप उस टाइप की सॉल्यूशन को क्या नाम दे दोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सॉलिबिलिटी अलग-अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैसे तो आप जैसे बहुत सारे को क्या लिखते हैं कि गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी के फैक्टर इंडिविजुअल एक्सप्लेन करती है। तो मैं एक बार आपको सारे सॉलिबिलिटी के जितने भी फैक्टर्स हैं क्या-क्या अफेक्ट कर सकते हैं मैं एक ही जगह बता देता हूं। जैसे सॉलिबिलिटी के फैक्टर्स की आप बात करते हो, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, जैसे फर्स्ट फैक्टर मैं बात करता हूं क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या आपके पास सॉल्यूट है और क्या आपके पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर क्या होगी। जैसे आपने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट से आप पोलर नॉन पोलर डिसाइड करते थे 11th क्लास में, डाइपोल मोमेंट आपने सीखा। तो मैं कहता हूं कि आपका जो सॉल्यूट है वो पोलर है, सॉल्वेंट आपका पोलर है या नॉन पोलर, आपको वो भी तो देखना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी सॉलिबिलिटी है, नेचर एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी लाइक डिसॉल्व लाइन। और लाइक डिसॉल्व लाइन का मतलब क्या सर, लाइक डिसॉल्व लाइन का मतलब है कि अपने जैसे को डिसॉल्व करेगा। मतलब सर कि पोलर आपके पास सॉल्यूट है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या है, पोलर सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट भी क्या आपके पास पोलर है। ये आपके पास पोलर के आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी आपके पास पोलर है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि पोलर पोलर में डिसॉल्व हो गया, या फिर आपने कहा कि नॉन पोलर को मैं नॉन पोलर में डिसॉल्व कर सकता हूं। अब पोलर को यदि मैं नॉन पोलर में डिसॉल्व करने की बात करूं कि मैं पोलर सॉल्यूट ले रहा हूं और नॉन पोलर के आपके पास सॉल्वेंट है, क्या पॉसिबल है कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाए? नहीं। रीजन क्या है सर कि वो एक दूसरे में आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं यदि सेम टाइम है। यदि सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो डिसॉल्व हो रहा है। यदि सेम टाइम नहीं है तो क्या हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या होता है, कभी भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद उनका अट्रैक्शन फोर्स सेम रहना चाहिए। लाइक मैं कहता हूं कि पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, दोनों पोलर हैं तो उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलता है, सेम, और अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो इसलिए वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे आप पोलर ले रहे हो, ये इसका अट्रैक्शन फोर्स कुछ है, इसका अट्रैक्शन फोर्स कुछ है, और दोनों के अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, डिफरेंट है, तो मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे आप बात करते हो कि जैसे पोलर है नॉन पोलर, वाटर के ऊपर आप ऑयल डालते हो तो क्या वो डिसॉल्व हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो सरफेस पे तैरता रहता है, क्योंकि ऑयल कैसा आपका नॉन पोलर है। और जो अट्रैक्शन फोर्स है नॉन पोलर सॉल्यूट्स के और किसके, वाटर मॉलिक्यूल के, वो सेम नहीं है, और जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट में मैं आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं कि जितने भी आपके पास सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा आयंस में ब्रेक हो जाए, मतलब वो सॉल्यूट जो ज्यादा से ज्यादा किसमें ब्रेक हो जाए, इनटू आयंस में ब्रेक हो जाए व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे मैंने कहा कि HCl आपके पास सॉल्यूट है, HCl आपके पास सॉल्यूट है, और उस HCl को मैं वाटर में डाल रहा हूं जो कि आपका क्या है, सॉल्वेंट। जैसे आप इसको वाटर में डाल दो तो ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। एक्वस का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे वाटर है। एक्वस का मतलब क्या, आपके पास वाटर है। जैसे आपने HCl को पानी में डाला, ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आपके पास आयंस मिल रहे हैं, और आयंस वाटर में क्या होंगे, आपके सराउंडेड हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लाइक आप NaCl का एग्जांपल ले लो, NaCl को वाटर में डालते हो तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि कहता है कि जो सॉल्यूट
जितना जल्दी कैटायन एंड एनायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसकी सॉलिबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, ज्यादा होगी। रीजन भी क्योंकि कैटायन एनायन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। और इस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स को आप नाम देते हो, जैसे मैं कहता हूं कि Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव जैसे HOH नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे एक आपके पास डाइपोल बनता है, जैसे ये आपके पास क्या बन रहा है, डाइपोल। और यहाँ भी आपका क्या है, एनायन या फिर आयंस में बेसिकली कह सकता हूँ। तो इस आयन और इस डाइपोल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल, एज कंपेयर टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डाइपोल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन भी आता है ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीटली चार्ज है। ये आप डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल में क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दूसरा डाइपोल होता है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पे क्या आपके पास कंप्लीट नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए आपको अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट के बाद, जैसे टेम्परेचर फैक्टर यदि मैं लूं, क्या लेते हैं ये टेम्परेचर फैक्टर। देखो जो भी आपका सॉल्यूशन आप फॉर्मेशन कर रहे हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम कैसे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास सॉल्यूट है, सेकंड फैक्टर में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या टेम्परेचर। मैंने कहा कि आपके पास सॉल्यूट है और आपके पास क्या है, अभी सॉल्वेंट है। एक आपके पास सॉल्यूट है, दूसरा क्या आपके पास सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं मिक्स करता हूं तो क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। ध्यान रखना है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मैं कहता हूं कि जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, पॉसिबिलिटी है कि बीकर गर्म हो जाए। बीकर गर्म कब होगा, जब वो हीट रिलीज कर रहा होगा। पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ और कुछ क्या निकल के हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। और हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस नॉन एज एक्सोथर्मिक। प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, एक्सोथर्मिक। जिस भी मतलब प्रोसेस से हीट क्या निकलती है, रिलीज होती है, तो वो कैसी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और प्रोसेस को क्या नाम देता हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब जिस रिएक्शन में हीट क्या निकले, बाहर निकले। अब देखो यहाँ पे हीट बाहर निकल गई, तो हीट को आप मेजर करते थे थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी के साथ। यदि आप थोड़ा सा कनेक्ट करते हो तो एंथैल्पी मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया कि एंथैल्पी क्या मेजर करता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम में टोटल हीट कितनी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं एंथैल्पी के साथ रिलेट करता हूँ, तो एंथैल्पी क्या आएगी यहाँ पे, नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज क्या आ रही है, रिएक्शन की नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। अब देखो इस एक्सोथर्मिक आपने ली चिटलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा इक्विलिब्रियम में। और ली चिटलियर प्रिंसिपल कहता था कि कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्या होगा, मतलब स्टॉप करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डिस्टर्बेंस को स्टॉप करेगा या रेजिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी हीट निकलती जा रही है, क्या होती जा रही है, हीट निकलती जा रही है। यदि मैं इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा दे देता हूँ, यदि मैं इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दूं, लाइक वो पहले हीट निकाल रहा था और आप टेम्परेचर दे दो, तो कंडीशन फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अनफेवरेबल। और कंडीशन अनफेवरेबल, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉलिबिलिटी, चाहे वो गैस से लिक्विड हो, सॉलिबिलिटी चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड हो, ये सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड हो, वो क्या हो जाएंगे आपकी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे होंगे जर्नल लाइफ में भी। जैसे आपके पास एक बीकर है, क्या आपके पास एक बीकर, और उस बीकर में आप वाटर डाल, इस बीकर में मैंने वाटर लिया, ऊपर से आप क्या कर रहे हो कि जैसे ये आपके पास वाटर है और ऊपर से आप कुछ एसिड डालते हो, और आपको पता है कि एसिड को वाटर में ऐड करता हूं तो आइडियल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है आएगी। तो ये आपका क्या है, सोल्यूट, ये क्या आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो बीकर क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने का मतलब क्या है, हीट बाहर निकल रही है। ऐसे क्या कर सकता हूँ कि आप NaOH लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैकेट आती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप किसमें ऐड कर दो, वाटर में ऐड कर दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें ऐड कर दो, वाटर में ऐड कर दो। अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें ऐड कर रहा हूँ, वाटर में ऐड कर रहा हूँ।
जैसे आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा और क्या निकलती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट। क्या निकलती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट। हीट बाहर निकलती है तो प्रोसेस क्या हुआ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो यहाँ का क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट। यदि आप ऐसा केस आपको मिल जाता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा देखो मैं इसी केस को यदि रिवर्स कर दूं, जैसे आप सोचो कि घर में शुगर वाटर आप सॉल्यूशन बनाते हो, आप शुगर डालते गए कंडीशन आई सर सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया। अब आप उस सैचुरेट सॉल्यूशन को गैस पे रख दो और हीट अप करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो सॉलिबिलिटी सॉलिड, आपका शुगर क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉलिबिलिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि सर जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उनको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं। लाइक आप सोल्यूट को सोलवेंट में डिसॉल्व कराने के लिए क्या दे रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो। और हीट दे रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन हीट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब। हीट को क्या कर रहा है अभी, अब्सॉर्ब। और हीट अब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक यहाँ पे कैसा होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट, जिसमें हीट क्या हो, अब्सॉर्ब हो। अब देखो इस केस में जो आपकी एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो हीट क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर है। अब देखो इसके केस में आप जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाओगे, लाइक अकॉर्डिंग टू लीजेटलियर प्रिंसिपल यदि मैं बात करता हूं, यदि टेंपरेचर मैं बढ़ा दूं, ऐसे प्रोसेस के लिए मैं क्या कर दूं, टेंपरेचर बढ़ा दूं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर अब्सॉर्ब कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रही है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। कब, व्हेन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपका कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर। ऐसे आपका प्रेशर फैक्टर आता है, जैसे मैं कहता हूं प्रेशर, यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं क्या होगा सर, यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर इफेक्ट ध्यान रखना है कि प्रेशर जो आप इफेक्ट पढ़ोगे, जैसे यहाँ से आपका हेनरी लॉ इंट्रोड्यूस होगा, अभी नहीं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। जैसे क्या होता है कि आप प्रेशर इफेक्ट की बात करते हो तो आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, लाइक गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अब आपको ये भी पता है कि गैस, लिक्विड, सॉलिड अट्रैक्शन फोर्स वेरी करते हैं। यदि मैं गैसेस पार्टिकल की बात करता हूं तो गैसेस पार्टिकल दूर दूर है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वेरी पुअर होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कैसा मिलता है, वेरी पुअर। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से पास पास आ जाते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, मतलब मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स आप कह सकते हो। बट इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल और ज्यादा पास आ जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर एक्सटेंट में होता है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। लाइक मैंने कहा कि पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है, यानी वन पार्टिकल अनदर पार्टिकल, और पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, क्या पार्टिकल को कंप्रेस कर पाओगे, नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड एंड सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, प्रेशर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर इफेक्ट आता है वो क्या आता है, नेग्लिजिबल हम लोग काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आप उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। बट जो गैस ही लिक्विड की आप बात करते हो कि गैस को आप किस में डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो वहां पे प्रेशर इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा, और स्पेस ज्यादा तो आप विद इंक्रीजिंग प्रेशर उस स्पेस को कम कर सकते हो, गैसेस चेंज इनटू लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। तो यहां से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हेनरी लॉ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अभी क्या, जैसे अलग अलग सॉलिबिलिटीज आती हैं और उन सॉलिबिलिटी बेसिस पे अलग अलग लॉज आए। तो फर्स्ट सॉलिबिलिटी हम लोग बात करते हैं क्या, गैस इन लिक्विड। तो हेडिंग डालते हैं कि क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर मैं किसको डिसॉल्व कर रहा हूं, गैस। यहाँ पे लिक्विड क्या आपका सोल्यूट और गैस क्या आपका, सॉरी लिक्विड क्या आपका सोलवेंट, लिक्विड क्या है यहाँ पे आपका सोलवेंट और गैस क्या आपका सोल्यूट। लाइक मैं गैस को डिसॉल्व कर रहा हूँ किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब देखो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जैसे वाटर में आप बात करो, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है तभी एक्वेटिक लाइफ जी पा रही है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है तो इसका मतलब गैस इन लिक्विड डिसॉल्व है, गैस इन लिक्विड क्या है, डिसॉल्व है।
वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप गैसेस की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, आप इनकी कोई डेफिनेशन नहीं रखनी कि गैस विन सॉल्यूशन सॉलिबिलिटी ये होगी वो होगी, कोई काम की चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आते हैं इनके फैक्टर से, किससे आते हैं अभी फैक्टर, और कंबाइंड फैक्टर अभी आपने थोड़ी सी चेक किए कि सॉलिबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप बात करो फर्स्ट फैक्टर, यदि मैं लिक्विड और गैस की नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करता हूँ, यदि लिक्विड की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे गैस और लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे आप फर्स्ट की बात करते हो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप बात करो कि जैसे जो गैस जितनी जल्दी आयनाइज हो जाएगी उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके पास क्या है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और उसको आप वाटर में डाल दो तो क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा। क्या होगा, मोर सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू O2 इन वाटर, एज कंपेयर टू O2 इन वाटर। तो यहाँ पे HCl की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब अपना अपने जैसे कोई क्या करता है, पसंद करता है, और अपना अपने जैसे कोई क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। सेकंड फैक्टर जो इसमें हम लोग डील करते हैं टेम्परेचर। देखो गैस और लिक्विड को कभी भी आप डिसॉल्व करते हो, इंपॉर्टेंट है। यदि सेकंड यदि आप इसी में बात करो टेम्परेचर, यदि कभी भी आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, गैस को किसमें डिसॉल्व करता हूँ, लिक्विड में डिसॉल्व करता हूँ, और क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन। गैस को किसमें डिसॉल्व किया, लिक्विड में, और क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन। और यहाँ से हमेशा क्या बात निकलेगी, हीट। क्या बात निकलेगी, हीट। तो गैस से लिक्विड जो सॉल्यूशन आते हैं आपके, वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट देनी पड़ेगी या निकलेगी, तो यहाँ से हीट क्या होगी, निकल रही है, मतलब रिलीज हो रही है। तो इस कंडीशन के लिए मैं कहता हूं कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, आप ऐसे लिखोगे, पूरा लिखोगे अभी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे सर, कि आपके पास क्या है, टेम्परेचर, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे आपके पास दो पार्टिकल है, वन पार्टिकल अनदर पार्टिकल, जैसे आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑसिलेट। तो मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में वो लिक्विड स्टेट में था तो चेंज इनटू गैसेस, इसमें चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएंगे तो गैस डिसॉल्व होना ना हो, लिक्विड ही आपका गैस में चेंज हो रहा है, तो गैस को लिक्विड में बदलना है, तो रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब क्या होगी, आपकी सॉलिबिलिटी घट जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हो कैसे, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्वेटिक लाइफ जितनी भी जो पानी के अंदर रहती है, फिशेस वगैरह, तो जितनी भी आपके एक्वेटिक लाइफ देखते हो, क्या वो एक्वेटिक लाइफ, एक आपके पास समर सीजन है और एक आपके पास विंटर सीजन है, दो सीजन में बात कर रहा हूँ, वन क्या है, समर, और अनदर वन क्या है, विंटर। तो ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहते हैं, इन दी समर सीजन और इन दी विंटर? सोचो, समर या विंटर, एंड व्हाई? अरे इसी की तो एप्लीकेशन है। देखो मैंने कहा कि आपके पास दो सीजन है, एक मैं कहता हूँ कि आपके पास विंटर है और एक मैं कहता हूँ आपके पास समर। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, राइट, ऐसे होता है ना। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और जितना कम टेम्परेचर होगा, जितना कम क्या होगा, टेम्परेचर होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 वाटर के अंदर होगी। अरे ऑक्सीजन गैस है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो एक्वेटिक लाइफ खुश रहेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं समर की बात करता हूँ। समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो गैस कम से कम होगी, लाइक मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन कंटेंट इन द लिक्विड क्या होगा? लेस होगा या बहुत कम होगा। और ऑक्सीजन कम होगी तो एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट? रीजन क्योंकि मिनिमम ऑक्सीजन अमाउंट है समर और मैक्सिमम ऑक्सीजन अमाउंट है इसके अंदर भी विंटर। इसलिए आप यहाँ से एप्लीकेशन कह सकते हो इसकी कि विंटर सीजन में एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं क्या? प्रेशर। समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? तो देखो नेक्स्ट फैक्टर इसकी बात करते हैं प्रेशर। थर्ड देखो प्रेशर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया किसने? हेनरी। जैसे एक साइंटिस्ट आया कौन? हेनरी। तो हेनरी क्या था? एक साइंटिस्ट था और उसने कौन से इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था? प्रेशर। और प्रेशर भी किसका? गैस इन लिक्विड। इसकी बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ क्या? हेनरीज लॉ। इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अभी मैंने आपको कहा कि आपके पास गैसेस पार्टिकल है, दो गैसेस पार्टिकल हैं और इन गैसेस पार्टिकल के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई। गैसेस पार्टिकल और ऊपर से क्या कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो गैसेस पार्टिकल क्या आ जाएंगे? पास पास। और किस में कन्वर्ट हो गया? पास पास आ गया तो किसकी रेंज में आ गया? लिक्विड। तो गैसेस पार्टिकल चेंज इनटू लिक्विड। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हो विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो हेनरी लॉ की क्या? कि सॉलिबिलिटी ऑफ व्हाट? गैस इन लिक्विड। क्रैमिंग इंग्रेडिएंट सिंपल सा कांसेप्ट है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते रहोगे गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? अब इसी चीज का जैसे उन्होंने क्या किया? कंट्राडिक्शन किया एक डाल्टन साइंटिस्ट, इसने टोटल प्रेशर के बारे में बताया और वो कहता है कि जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो प्रेशर मैं यहाँ लेता हूँ पार्शियल प्रेशर। कौन से प्रेशर की बात करता हूँ? पार्शियल प्रेशर। तो आपके पास एक टर्म आती है पार्शियल प्रेशर की। और पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास नंबर ऑफ गैसेस, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास नाइट्रोजन है और आप जैसे और भी गैसेस काउंट कर लो, जैसे HCl गैस काउंट कर रहा हूं। ऐसे आपके पास क्या नंबर ऑफ गैसेस समझना जरा। और उन नंबर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का प्रेशर कितना है? जैसे मैं टोटल प्रेशर काउंट करता हूं और इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो होता है उसी प्रेशर को आप नाम दे देते हो या पार्शियल प्रेशर। क्या नाम दे देता हूं? पार्शियल प्रेशर। यानी इंडिविजुअल गैस प्रेशर नॉन एज पार्शियल प्रेशर। तो कहता है कि जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा प्रेशर लूंगा? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितना मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। बट मैं गैस की बात कर रहा हूँ तो गैस की बात करूंगा यहाँ पे तो गैस का सॉल्यूशन में जो आप सॉल्वेंट बात कर रहे हो वहां पे कितना उसका क्या है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो बेसिकली जितने ज्यादा मोल्स होंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक टर्म और इंट्रोड्यूस करता है क्या आता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। क्या टर्म है? एक नई डेफिनेशन उसने दी कि मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर रहा है। मोल फ्रैक्शन के साथ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन द वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस इन द वेपर फेज डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी निशान है, यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाता हूँ तो P क्या आएगा? KHX। इसके बराबर आएगा P KHX। अब KH क्या है सर? यहाँ पे KH आपका क्या है? हेनरी कांस्टेंट। क्या है? हेनरी कांस्टेंट। और जो हेनरी कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। जो हेनरी कांस्टेंट आप बात करते हो तो ये हेनरी कांस्टेंट आपका किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस। कि गैस की नेचर क्या है, मतलब पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है। तो हेनरी कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन है डिपेंड्स अपॉन
नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, देखो वो कहता है कि यदि मैं केएच बढ़ा देता हूँ, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, यदि मैं केएच को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, यदि केएच की वैल्यू आपकी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, इसके साथ टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप सॉल्यूशन का बढ़ाते जाओगे तो केएच की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ से आप सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड रिलेट कर पाए, कैसे, आपको ये भी पता है कि सर अभी आपने पढ़ाया कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केएच बढ़ता है, और इसको इसी चीज को यदि मैं सॉलिबिलिटी के साथ रिलेट करता हूं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली रिलेट करते हैं इसके साथ केएच के साथ। ये कि गैस की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी यदि आपकी किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, केएच की वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर करते हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड किसके ऊपर भाई, टेम्परेचर। अभी देखो आपने कहा कि सर जो हेनरी लॉ आपने कहा, दो स्टेटमेंट आपने दी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आती है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी यदि आप प्रेशर बढ़ा देते हो, मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है कि जो उसका पार्शियल प्रेशर है गैस का इन वेपर फेज फ्री स्टेट में, वो डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। क्लियर है, जो गैस का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन। अब दोनों चीज को रिलेट करके आप इसकी जर्नलाइज एप्लीकेशन निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहता हूं, जर्नलाइज एप्लीकेशन। तो यहां से हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है, समझो। जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स देखे होंगे, सोडा बॉटल देखे होंगे, दारू पीता है तो कोई, तो जैसे एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में बात करता हूं, जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल देखते हो तो उन सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस पे पैक किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास बोतल है, अब मैं इसमें क्या पैक कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड अंदर क्या कुछ ना कुछ लिक्विड, अंदर कुछ ना कुछ क्या आपका लिक्विड है, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पैक करता हूँ। जैसे बोतल के ऊपर क्या किया जाता है, हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जैसे आप हाई प्रेशर लगाते हो, उसको कवर कर देता हूँ, तो सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। CO2 गैस है यहाँ का लिक्विड, तो आप कहते हो कि विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू हेनरी ये तो था, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता है प्रेशर के साथ, और आपने हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को पैक किया है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन आते हैं, जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है, किसका एग्जांपल है, हेनरीज, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप पैक करते हो हाई प्रेशर के ऊपर। जैसे आप ढक्कन खोलते हो, जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल है, डेव मिरिंडा कुछ भी आप उठा लो, जैसे क्या करते हैं, आप ढक्कन खोलो, तो जैसे ही ढक्कन खोलता हूं तो क्या होता है, एकदम आवाज आती है करके आवाज आती है। और यहाँ पे आप देखो क्या होता है कि जैसे आपने ढक्कन ओपन किया है, छोटे बबल्स बाहर निकलते हैं। अब वो लिक्विड के ऊपर क्या दिखते हैं, बबल्स। ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया था, पैक किया था हाई प्रेशर पे, और जैसे आपने ढक्कन को ओपन किया, प्रेशर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और प्रेशर रिलीज करने से जो सॉलिबिलिटी थी गैस इन लिक्विड, जैसे आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, मतलब प्रेशर को क्या कर दिया, घटा दिया, तो प्रेशर कम हो गया, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो भी गैस डिसॉल्व थी, वो डिसॉल्व गैस क्या निकल गई, बाहर निकल गई। और वो जो आपकी जो बबल्स होती हैं, वो किसके बबल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब CO2। अच्छा नेक्स्ट आप एप्लीकेशन देखो, जितने भी स्कूबा ड्राइवर, अच्छा एक चीज क्लियर करते हैं कि आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाने का मतलब समझते हो, अब मान लो आप टपक गए, क्या हो गया, आप टपक गए, तो नीचे क्या था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। जमीन पे हो तो फैमिली प्रेशर,
फ्रेंड का प्रेशर, वाइफ प्रेशर, नंबर ऑफ प्रेशर। और जैसे आप जैसे आप टपक गए, मान लो आप क्या हो गए, टपक गए, तो सारे के सारे प्रेशर खत्म। अरे रिलेट करना है, रिलेट करना। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं एल्टीट्यूड पे जाता हूँ, समझना थोड़ा सा, जैसे मैं किस पे जाता हूँ, एल्टीट्यूड पे जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, तो प्रेशर क्या हो जाता है सर, घट जाता है। ऐसे हुआ ना, जैसे आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मैं इसका रिवर्स कैसे लेता हूँ, यदि मैं नीचे आऊँ तो प्रेशर बढ़ता है, नीचे आता हूँ तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। दो केस है, दोनों केस पे एक्सप्लेन करते हैं। यदि जैसे आप किसी एल्टीट्यूड पे जाते हो और एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जितने भी माउंट क्लाइंबर है या फिर जो वहां रहने वाले हैं, आप ऊपर जाते हो तो क्या होगा कि प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन जो आप लेते हो गैस, और लिक्विड क्या आपका हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो क्या है, गैस, और Hb क्या है, हीमोग्लोबिन, मतलब क्या आपका लिक्विड है। तो गैस की सॉलिबिलिटी हीमोग्लोबिन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम है सर। आपने कहा कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली रिलेट करता है प्रेशर के साथ, और प्रेशर कम है तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड क्या होगी, कम होगी। गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब कि वहां पे आपको कम से कम ऑक्सीजन मिलेगी। टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिल रही है, मसल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो फैटिगनेस आएगी। आप बाफना, क्या कहते हैं उसको, आपना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे आवाज देनी स्टार्ट कर देते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब ऑक्सीजन आप, अरे समझो समझो समझो, क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन लोगे तो कुछ परसेंट तो ऑक्सीजन बाउंड करेगी करेगी, यही रीजन। तो यहाँ पे आप कहते हो कि जैसे आप किसी एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एक डिजीज भी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप लोग कहते हो बायोलॉजी में एनॉक्सिया। क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया एक डिजीज है जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होती है। किसकी डेफिशिएंसी में होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी। यानी आप एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट जैसे मैं नीचे जाता हूं, स्कूबा डाइवर, इसे एग्जांपल लेते हैं। अरे नीचे जाते हैं ना, पानी के नीचे जाते हैं, गोताखोर जिसको बेसिकली आप कहते हो, स्कूबा डाइवर होता है। जैसे आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है सर, क्या बढ़ता है, और जो सिलेंडर को लेके जाता है वो सिलेंडर मिक्सचर होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का। जो सिलेंडर लेके जाता है गैस सिलेंडर, उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पे जो हम लोग हीलियम यूज करते हैं वो डाइल्यूएंट यूज करते हैं। क्यों यूज करता हूँ समझेंगे आप, जो आप मिक्सचर को डाइल्यूट करने के लिए मैं हीलियम यूज करता हूँ। अब देखो जैसे ही वो नीचे गया, नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, प्रेशर बढ़ता गया, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे वो नीचे जाता है, कैसे जा रहा है, नीचे जाता है, तो solubility of gas in liquid increases, why? Because pressure increases। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की solubility, नाइट्रोजन की solubility, क्योंकि दोनों गैस हैं और दोनों सिलेंडर में, तो उनकी solubility हीमोग्लोबिन के अंदर बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो solubility बढ़ेगी। अब जैसे ही मान लो वो ऊपर आता है, क्या आता है, ऊपर आता है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, तो नाइट्रोजन क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीलियम सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर, कम होगी, तो गैसेस क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो मसल्स, वेन, आर्टरी को क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रैम्प कर देते हैं। यदि नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, यदि नाइट्रोजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो मसल्स क्या हो जाती हैं, जो आपकी मसल्स, सॉरी आपकी वेन, वो क्या होते हैं, क्रैम्प हो जाते हैं, जिसको आप लोग बेंडिंग ऑफ डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ डिजीज। वो किसकी वजह से आती है, नाइट्रोजन के साथ। अब देखो नाइट्रोजन का अमाउंट आज के टाइम पे क्या किया गया, कम किया गया, इसीलिए वहां पे हम लोग क्या मिक्स करते हैं, हीलियम। और हीलियम की फ्लूइडिटी ज्यादा है। कहा जाता है कि हीलियम को यदि हम लोग याद रखते हैं तो दूसरे रूम में क्या कर सकता है, जा सकता है, इतनी ज्यादा फ्लूइडिटी हीलियम। तो हीलियम आसानी से क्या नहीं करता है, बाहर निकल सकता है, तो कोई बेंडिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आप एज ए डायमंड किसको यूज करते हो, हीलियम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी स्कूबा ड्राइवर है तो सिलेंडर यूज करते हैं, तो वहाँ डायल्यूएंट कौन सी गैस का यूज किया जाता है, या किस एलिमेंट का आप लोग यूज करते हो, तो क्या आएगा, हीलियम।
क्लियर है? ये क्या थे आपकी सारी एप्लीकेशन थी किसकी? और एंट्री लाने किसके बारे में बताया? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन किया? प्रेशर इफेक्ट। और वो कहता है कि प्रेशर बढ़ा दूंगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो एक जो आप नेक्स्ट सॉलिबिलिटी की बात करते हो तो नेक्स्ट सॉलिबिलिटी से पहले मैं आपको कुछ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे वेपर प्रेशर काफी यूज होता है उस सॉलिबिलिटी के लिए। जैसे मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। क्या टर्म आती है? वेपर प्रेशर। वैसे तो आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो वेपर प्रेशर के बारे में। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है? लाइक नेक्स्ट सॉलिबिलिटी पढ़ने से पहले वेपर प्रेशर के बारे में पता होना। जैसे मैंने क्या कहा कि आपके पास एक लिक्विड है, जैसे क्लियर करते हैं कि लिक्विड दो टाइप के होते हैं। यहाँ से आपके दोनों टर्म आ जाएंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड इन लिक्विड। मैं कहता हूँ लिक्विड दो टाइप के होते हैं, वन इज वोलेटाइल, अनदर वन इज नॉन वोलेटाइल। लिक्विड कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप, वन इज वोलेटाइल, अनदर वन इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो और थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही वो चेंज इनटू वेपर। इसमें चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है या गैसेस स्टेट में चेंज होता है। तो उस टाइप के लिक्विड को आप कह दोगे क्या? वोलेटाइल। जैसे आप क्या करते हो, एग्जांपल ले सकते हो पेट्रोल। इसका एग्जांपल ले सकता हूं पेट्रोल, डीजल। जैसे आप या इथेनॉल, एसीटॉन हाथ पे रखते हो तो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल। ऐसे यार नॉन वोलेटाइल यदि आप बात करते हो तो नॉन वोलेटाइल क्या करता हूँ? शुगर सॉल्यूशन ले लो, उड़ जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, उड़ जाएगा। नहीं उड़ता ना? तो यहाँ पे आप कहते हो कि वो कैसे आपके नॉन वोलेटाइल। कैसे है? नॉन वोलेटाइल। बेसिकली कह सकता हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जो वेपर्स में चेंज ना हो, और जो वेपर में चेंज हो जाता है वो आपका वोलेटाइल। तो वेपर में डायरेक्टली मतलब कम टेम्परेचर पे चेंज ना हो, रूम टेम्परेचर पे चेंज ना हो, तो क्या होगा आपका? नॉन वोलेटाइल। आप क्या करते हैं, देखो आपके पास एक बीकर है और उस बीकर को मैं ऊपर से कवर कर रहा हूँ और इसमें क्या डाल रखा है? आपने लिक्विड डाल रखा है। क्या डाल रखा है? लिक्विड। और जो लिक्विड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो लिक्विड आपका कैसा है? वोलेटाइल। लिक्विड कैसा आपका यहाँ पे? वोलेटाइल लिक्विड मैंने लिया और जैसे ही मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। आपने नीचे से हीट किया, हीट का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। और एज वी नो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे एक टेम्परेचर पे। तो आपके जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स चेंज इनटू वेपर्स। यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर्स। लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर्स। और मैं ये कहता हूँ कि ये आपका क्या है? लिक्विड सरफेस। ये क्या है? लिक्विड सरफेस। क्या आपके पास लिक्विड सरफेस। अब देखो इधर कि लिक्विड चेंज इनटू वेपर या लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर कह लो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं वेपराइजेशन। क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन। तो प्रोसेस को नाम दे दिया जाए क्या? वेपराइजेशन। अब मैं कहता हूं कि देखो ऊपर से कवर्ड है, कंटेनर कैसा है भाई? कवर्ड है। तो कवर्ड है तो वेपर एयर में नहीं जा सकते, एयर में कोई भी वेपर नहीं जा रहा, तो इसके साथ टकरा के तो ये जो वेपर्स वापस कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इनटू लिक्विड। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सर पॉसिबिलिटी है कि गैस लिक्विड में चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटी है गैस किस में चेंज हो जाए? और गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको आप लोग क्या कह देते हो? कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। और इसी को आप लोग नाम देते हो लिक्विफिकेशन। क्या कहा जाता है? लिक्विफिकेशन। अब देखो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन जब भी आप इनकी बात करते हो तो क्या होता है? लिक्विड गैस में चेंज होता रहेगा, गैस लिक्विड में चेंज होता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो इक्विलिब्रियम से एक तरफ तो क्लियर होगी कि इक्विलिब्रियम। अब ये जो जितने भी वेपर्स हैं वो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के साथ टकरा रहे हैं और टकराएंगे तो किसी ना किसी फोर्स के साथ टकराएंगे और किसी ना किसी एरिया के साथ टकराएंगे, किसी ना किसी एरिया पे। तो मैं कहता हूं कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं बोर्ड पे, तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। और प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? वेपर। तो नाम क्या दे दूंगा? वेपर प्रेशर। किसके ऊपर लग रहा है? लिक्विड सरफेस के ऊपर। कौन सी कंडीशन पे?
सबको जोड़ दो, डेफिनेशन क्या बनाओ कि प्रेशर, क्या नाम बोलोगे, प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors on the liquid surface at equilibrium at a particular temperature, कह रहे at equilibrium at a particular temperature, उसी को आप क्या नाम दे देते हो, वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर यदि आप फैक्टर्स की बात करते हो तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर तो आपको क्लियर हो गया, क्या, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, टेम्परेचर, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ वेपर ज्यादा आएंगे। अच्छा देखो आप इधर एक चीज रिलेट करो, यदि जितने ज्यादा लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर जितने ज्यादा होंगे तो वेपर उतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो वेपर प्रेशर के लिए एक चीज ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, नंबर ऑफ वेपर्स। यदि आपने नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ा दिए तो क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। और एज वी नो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, क्या बढ़ा देता हूं, तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर में बात करता हूं अट्रैक्शन फोर्स। लाइक आपके पास अलग अलग टाइप के लिक्विड है, कुछ ऐसे लिक्विड है जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे लिक्विड है जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है। अब जिस भी लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, चेंज इनटू वेपर, अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। तो जैसे मैंने कहा कि लिक्विड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा तो इजीली चेंज इनटू वेपर्स, तो नंबर ऑफ वेपर्स उतने ज्यादा और नंबर ऑफ वेपर्स जितने ज्यादा तो वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। तो यहाँ से आप एक टर्म और कह सकते हो कि जो लिक्विड आप डील कर रहे हो सर, उस लिक्विड में जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना कम क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, तो वेपर प्रेशर क्या होगा उतना ज्यादा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सेकंड कि वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेट करता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड। कैसे सर, समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास 3-4 लिक्विड है, वन लिक्विड जो मैं कहता हूँ जो शो करता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, एक ऐसा लिक्विड है जो आपके पास क्या शो करता है डाइपोल डाइपोल, जैसे वाटर के पास क्या होता है, दो डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड में कहता हूं कि आपके पास ऐसा लिक्विड है जो क्या शो करता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या शो करता है अभी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और एक में कहता हूं कि आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जो क्या शो करता है इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या शो करता है अभी इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये आपकी क्या थे, वैन डर वाल्स फोर्सेस थे, क्या थे भाई, वैन डर वाल्स फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल को आप नाम देते थे किज्म फोर्सेस, इसको मैं नाम देता था क्या, डिबाइल, और इसको क्या नाम देता था, लंडन। ऐसे आपके पास 3 फोर्स होते थे, किज्म फोर्सेस, डिबाइल और लंडन। यदि कोई भी लिक्विड किज्म फोर्सेस शो करता है, मतलब डाइपोल डाइपोल शो करता है, तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो गया, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब तब आपके नंबर ऑफ वेपर्स आएंगे। और इसके केसेस में आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दो तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ वेपर बढ़ गए तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा जितने नंबर ऑफ वेपर्स होंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा क्या एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर। बाकी आप लोग कल पढ़ देंगे बाकी क्लासेस में, क्योंकि जो आप बात करो लिक्विड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की, वो टोटल रिलेट करता है वेपर प्रेशर के साथ। यदि आपको वेपर प्रेशर आता है तभी आप उन चीजों को पढ़ पाओगे, और इन्हीं से आपकी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउट्स हो, वो सब भी आपके यहाँ से रिलेट करते हैं। तो आपको वेपर प्रेशर के बारे में पता